सौभाग्य है कि मैं इंदौर के नहीं भारत की धरती के उस लाडले सपूत से बात करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त कर रहा हूँ लिटचौक में। और अनिल जी, ये लिटचौक एक ऐसा बिरला मंच है जो बस कुछ लोगों की ऊर्जा, उत्साह, उसका सकारात्मक परिणाम है कि इंदौर में ऐसा उत्सव होना चाहिए। कि इंदौर उत्सव प्रेमी है और इंदौर कितना उत्सव प्रेमी आपसे बेहतर कौन जानेगा। जो प्यार, समर्पण आपने इंदौर को दिया, इंदौर आज भी याद करता है। मैं कोई प्रश्न अनिल जी से पूछूं उसके पहले आपको यह बता दूं कि 1977 से अपनी जो नौकरी का उन्होंने सिलसिला शुरू किया, वो अभी 2022 में, अब रिटायरमेंट तो कहने का है, वो अभी भी इतने सक्रिय हैं कि रिटायरमेंट शब्द ही कहना गलत होगा, लेकिन 45 साल तक लगातार जो कर्मठ सेवा वाला जीवन उन्होंने जिया, उसमें ये पहला उनका पब्लिक अपीयरेंस है। कभी उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिया, कोई पब्लिक बातचीत उन्होंने नहीं की है। लिटचौक के मंच को उन्होंने ये सौभाग्य दिया कि पहली बार पब्लिक में इस तरीके से बातचीत करें। क्योंकि वो पुलिस कप्तान रहे, तब भी उनका अपना एक प्रोटोकॉल रहा। कभी किसी नेता मंत्री के घर नहीं गए, ड्यूटी से वास्ता रखा, जो ड्यूटी की वो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ की, और फिर वो एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गए जहां पर तो संभव ही नहीं था कि पब्लिक अपीयरेंस हो या पब्लिक लाइफ में वो दिखाई दें। लेकिन मैं उनसे जुड़े हुए जो अन्य औपचारिक सवाल पूछूं, उससे पहले ये पूछूंगा कि इंदौर ऐसा शहर है जहां से आदमी निकल जाता है पर इंदौर उसके दिल से कभी नहीं निकलता। इंदौर की क्या यादें हैं, और इतने समय बाद इंदौर में आकर, इस मंच पर आकर आपको अनिल जी कैसा लग रहा है? धन्यवाद जयदीप जी। देखिए, इंदौर मेरे लिए ये मेरा दूसरा घर है। मैं 93 में इंदौर से दिल्ली गया था, मगर काफी लोगों को पता है कि इंदौर मेरे लिए एक कार्मिक भूमि नहीं थी। इंदौर में जो भी मेरी पहचान बनी पूरी सर्विस में, कैरियर में, वो इंदौर से ही मुझे मेरी अनिल दसमाना की पहचान मिली। दूसरा कारण, इंदौर जो मेरे लिए बहुत प्रिय है, मेरे बेटे का जन्म इंदौर में हुआ था और मैं हर साल या 2 साल में एक बार जरूर इंदौर के खजराना टेम्पल और महाकाल के दर्शन करने जरूर आता हूँ। कल सर ने खजराना के दर्शन किए और सुबह 7 बजे जाके महाकाल का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर सर फिर यहाँ मंच पर आए हैं। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं कि मैं महाकाल का धागा कहीं पे भी रहे, ये जाके महाकाल में ही कटता है, फिर वहीं बनता है। मेरी बहुत आस्था है महाकाल पे भी, खजराना गणेश जी पे भी, और उसकी बड़ी कृपा रही है मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे साथियों पे, कि मुझे एक छोटे परिवार से निकलने के बावजूद भी एक ऐसी जगह से मेरे को एक ऐसा मुझे पहचान मिली जो मेरी पूरी कैरियर का, जिसने मुझे शेप दिया आगे जाकर। तो इसलिए इंदौर आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात तो है ही, क्योंकि पहली बार मैं किसी पब्लिक मंच में आया हूं। पर यह बताऊं कि इंदौर मेरा दूसरा घर है, इसलिए मुझे इंदौर आने में मन से बहुत खुशी होती है हर बार। सर, इंदौर आए हैं तो कल रात में सराफा गए कि नहीं, और दिन में 56 दुकान का भ्रमण किया कि नहीं? इंदौरी लोग खान पान को पहले प्रेम करते हैं, बाकी को बाद में। देखिए, कल तो मैं लेट आया था, कल मैं खजराना टेम्पल गया और आज सुबह उठ के कुछ साथियों के साथ मैं महाकाल गया था। पर मैं आपको सराफा के बारे में बता दूं, 56 दुकान, मैं पूरी नौकरी में, जब तक मैंने नौकरी, मेरे कुछ यहाँ साथी आए हुए हैं, पूरी नौकरी में मैं सराफा में कभी नहीं गया था खाना खाने। मैंने सराफा देखा नहीं था। सराफा को लोगों को मैं दुकानें बंद कराने जरूर जाता था। वो मेरे से उसलिए परेशान रहते थे, पर मैं कभी इंतजाम के अलावा कभी सराफा में कभी स्वयं कभी नहीं गया। मगर 2-3 साल पहले जब मैं एक बार आया था अपने बेटे के साथ, बहू के साथ और वाइफ के साथ, पहली बार सराफे का मैं आनंद सराफा रात को करीबन 2 बजे गया। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लगा। तो मैं, हो सकता है, कौन सी डिश खाई सर जो सबसे पसंद आई? देखिए, कौन सी डिश नहीं खाई ये पूछिए। ये भी ठीक है। जोशी के दही बड़े से लेके भुट्टे की कीस से लेके, ये है कि हो सकता है कि मैं आज भी इसका जाने का प्रयास करूं अगर मौका मिला तो। वो मोह एक बार लग जाता है तो छूटता नहीं।
पौड़ी गढ़वाल जो बहुत खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, पौड़ी गढ़वाल के टौली नाम के बहुत छोटे से गांव से आते हैं अनिल धस्माना जी। वहां से निकलकर मुंबई आए, मुंबई में पढ़ाई शुरू की, लेकिन गांव गए मिलने दादी से, तो गांव में ही फिर 3 साल पढ़ने लगे। उनको लगा मुझे गांव ही अच्छा लग रहा है, तो गांव उनके मन में हमेशा जिंदा रहता है और आज भी वो गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो जो पहाड़ी झरना वहां से निकल के आया उत्तराखंड से, वो जब इंदौर पहुंचा तो इंदौर में भी उन्होंने एकता की जो बयार बहाई, वो आज तक मिसाल है। जब इंदौर में आए थे पुलिस कप्तान के रूप में, पहले एडिशनल एसपी, तो धस्माना साहब ने इंदौर में, जैसे आज हम इंदौर को स्वच्छता के लिए जानते हैं, नंबर 1 है, लेकिन उस वक्त एक बदनुमा दाग भी इंदौर पर लगा हुआ था दंगों का। लगातार दंगों के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाने के लिए। और हम बात भी कर रहे थे अभी, तो ये सर ने आते ही पूछा रानीपुरा क्या जगह है, वहां पर बार बार झगड़ा क्यों हो जाता है, वहां ऐसी छोटी बात पे हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ने लगते हैं। वहां पर इन्होंने जो दौलतगंज एकता पंचायत कायम की थी, वो दुनिया में केस स्टडी बनी, मिसाल बनी, और वो दौलतगंज एकता पंचायत थी जिसने वहां बार बार होने वाली लड़ाइयां और दंगों को रोका। मैं सर उससे सवाल पूछना चाहूंगा, वो किस तरह आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया, जब आप आए तो क्या परिस्थिति थी, और कैसे वो दौलतगंज एकता पंचायत, जिसको पहले कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोशिश करके भी कायम नहीं कर पाया था। देखिए, मैं अपनी पूरी सर्विस मैंने मध्य प्रदेश में 81 से लेके 93 तक मध्य प्रदेश में नौकरी की थी। इंदौर में मैं पहले भी 84 के टाइम पे दंगों के, इंदिरा गांधी जी की एसोसिएशन के पहले मैं यहाँ, जब अजीत जोगी साहब कलेक्टर थे, यहाँ 1 साल के लिए इंदौर में पदस्थ रहा था। मैंने 8-10 जगह जहां जहां नौकरी की, इंदौर के लोगों को मैंने जब सोचा और समझा और पाया कि ये लोग दूसरे स्वभाव के लोग हैं, अगर इनके साथ मिलके बैठ के काम किया जाए तो ये हर समय मैंने देखा साथ देने के लिए आगे बढ़ के खड़े होकर तैयार रहते हैं। जब मैं इंदौर आया, एज एसपी इंदौर आया 1990 में, तो मुझे हर दिन सुबह, इनवेरिएबली हर दिन सुबह कंट्रोल रूम से फोन आता था कि रानीपुरा में, मुझे याद नहीं था उस समय कि रानीपुरा कहाँ है, वेरी फ्रैंकली। तो मुझे ये आता था कि रानीपुरा में पथराव हो रहा है, थोड़ा दंगा हो गया, छोटी बात होती थी। फिर जब तक हम तो, मैं जाता भी नहीं था, कुछ आपस में ही सुलझा के निपट जाता था। पुलिस जाती थी, थोड़ा बहुत 1-2 आदमियों को बंद किया, पर निपट जाता था। मगर जब मैंने इसको महसूस किया 1-1.5 महीने की पोस्टिंग के बाद यहाँ पे, कि ये तो रोजाना का यहाँ पे एक रूटीन बन गया है रानीपुरा का। रानीपुरा, अगर आप लोग तो इंदौर के लोग हैं, कोतवाली के बगल में है। मैं गया, मैंने उनसे पूछा, जो मेरे वहाँ साथी थे, कि भाई ये क्या है, मैं जरा जाके वहाँ देखना चाहूँगा। और हम लोगों ने ये तय किया, मैंने कहा देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपस में टकराव कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इन्हीं के तरीके से सुलझाया जाए। अगली बार जब कोई झंझट हुई वहाँ पे, मैंने कहा हम इनकी कोई भी एफआईआर, कोई भी शिकायत अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, हम इनको कहेंगे आप लिख के दीजिए हमें, जो भी आपके, जिसके प्रति भी आपको शिकायत है। अक्सर क्या होता है कि जो लोग आते हैं, हम एफआईआर लिखते हैं और बाद में ये भी शिकायतें आती हैं कि साहब इन्होंने एफआईआर में कुछ अपने मन से भी लिख दिया, कुछ हमने तो ये नहीं बोला था। तो मैंने कहा इनको जो लिख के देना वो लिख के दीजिए। उस प्रोसेस में क्या हुआ कि एक वर्ग के लोगों ने 30-40 लोगों के नाम लिखा दिए, दूसरे वर्ग के लोगों ने भी 30-40 लोगों के नाम लिखा दिए, जितने भी लोग थे। हमने कहा इन जितने भी लोगों के नाम लिखा है, इन सबको उठा के बंद कर दो। जितने एबल बॉडीड लोग थे उस मोहल्ले में, रानीपुरा में, वो सब उन्होंने लिखवाए थे। हमारे पुलिस फोर्स के हमारे अफसरों ने सबको उठा के बंद कर दिया। अब हमने ये तय किया था, लकीली मेरे बैचमेट यहाँ कलेक्टर थे विजय अय्यर, हमने कहा भाई अब ऐसा करेंगे, इनको आज छोड़ेंगे नहीं। प्रिवेंटिव कोई बहुत बड़ी धारा में नहीं था, हमने कहा आज कम से कम इनको छोड़ेंगे नहीं, 1-2 दिन इनको जरा बंद किया जाए तो थोड़ा सा इनको भी महसूस हो कि ये मजाक बन गया, आपके लिए हर दिन झगड़ा होता है। तो 2-3 दिन बाद कुछ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं मिलने आई हमको। पहले मुस्लिम समाज की महिलाएं थी, एक वर्ग की महिलाएं आई मिलने हमको। तो हमने उनसे सुना, हमने कहा कि भैया देखिए माता जी, आप लोग जो ये कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया इसमें, जो झगड़ा हुआ आपके बीच में हुआ है, और जो भी लिख के दिया है आपने लिख के दिया, हमने कुछ नहीं किया इसमें। उसके बाद फिर हमने उनको ये कहा कि देखिए अगर आपको कुछ भी करना है, बात हमसे करनी है, आप बाकी लोगों को भी साथ लेके आओ, और आप महिला लोग हैं
तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो सब मर्द आपने बंद कर दिए हैं। तो मैंने कहा बंद हमने नहीं किए, आपने लिख के दिया है। हमने तो वो कार्रवाई की जो आपने कहा, जो आपने चाहा है। तो मैंने कहा आप दोनों वर्ग के लोग मिलके आइए, हम आपसे बात करें। तो ये पूरा प्रयास जो किया था महिलाओं ने इसको शुरू किया था करानीपुरा में। वो आए, हमने उनसे बात की, हमने कहा ठीक है, आप हमें विश्वास दिलाओ कि आप आपस में बैठ के बातचीत करके अपने जितने भी लोग हैं उनको बिठा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। उसके बाद हमने उनको जितने भी बंद थे, कोई प्रिवेंटिव पीरियड ने बहुत बड़ा अपराध तो किया नहीं था, छोड़ दिया। सब बैठे, बैठ के लोगों ने आपस में बैठ के तय किया। हमने कहा आप लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, या तो मोहल्ला चेंज कर दीजिए, पर आप अपने पड़ोसी जो है उनको कैसे चेंज करोगे? आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हो, जनरेशन हो गई हैं आपको। उसके बाद वहीं के ही बुजुर्गों ने ये तय किया कि हम एक साथ में एक कम से कम पंचायत बनाएंगे और दोनों समाज के लोग उसमें रहेंगे, बारी बारी से एक उसमें प्रेसिडेंट रहेगा, एक सेक्रेटरी रहेंगे, और दोनों समाज के जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, सब लोग एक साथ मनाते थे। और उन्हीं लोगों ने उस पंचायत का नाम रखा दौलतगढ़ की एकता पंचायत। उसके ऊपर मैं आपको बता दूं, दिल्ली दूरदर्शन से, दिल्ली से एक टीम आई थी, उसको पूरे उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। वो डॉक्यूमेंट्री हर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, इंक्लूडिंग नेशनल पुलिस एकेडमी में भी भेजी जाती थी। तो ये शुरुआत वहां से हुई थी। उसके मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि अगर इंदौर की प्रॉब्लम सॉल्व, प्रशासन तो मदद कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जनता आगे आएगी तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। और उसका उदाहरण दौलतगढ़ की एकता पंचायत थी। दौलतगंज की एकता पंचायत मिसाल बनी, जहां पर लोग सोचते थे झगड़े कभी बंद नहीं होंगे, वहां एकता, शांति, सौहार्द की बयार बहने लगी। और इसी के बाद एक दूसरा बड़ा ऑपरेशन, जो आज भी लोग अगर अनिल धस्माना जी का नाम इंदौर में याद करते हैं तो ऑपरेशन बंबई बाजार जरूर याद आता है, क्योंकि वो एक ऐसा ऑपरेशन था जो उनका पर्याय बन चुका है। फरवरी की वो दिन था और जब धस्माना साहब अपने अंगरक्षक छेदीलाल दुबे जी के साथ वहां गए और सिलबट्टे की शिला फेंकी गई और धस्माना साहब को बचाने के प्रयास में उनके जो अंगरक्षक थे वो घायल भी हो और बाद में वो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह का ऑपरेशन वहां चला, उसको हम उसके पहले के इंदौर और उसके बाद के इंदौर में उस कालखंड को विभक्त कर सकते हैं। इस तरीके का एक बड़ा ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन की कुछ स्मृतियों के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। और मुझे मालूम है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी रॉ में, गुप्तचर एजेंसियों में, सीक्रेट मिशंस में, सीक्रेट सर्विसेज की बातों में बहुत दिलचस्पी है और सर के लिए कुछ प्रश्न उसके तैयार हैं। लेकिन चूंकि इंदौर में उस समय के बाद वो सीधे अब आए हैं और वो एक ऐसा ऑपरेशन था जो सर की स्मृतियों में भी है, तो मैं जरूर थोड़ा जानना चाहूंगा उसके बारे में। देखिए, बाला बेग, उसको मुंबई बाजार इंसिडेंट आप लोग कहते हैं, मुंबई बाजार ऑपरेशन के नाम से आप लोगों ने उसको बहुत आगे वो किया। एक दुखदपूर्ण हादसा था जिसमें मेरे जो गनमैन थे, हेड कांस्टेबल छेदीलाल दुबे जी, उनकी उस हादसे में मृत्यु हो गई थी। ये सुबह का टाइम था। मैं कुछ मेरी बचपन से मेरे पेरेंट्स से सिखाया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी ऑफिस लेट नहीं पहुंचा हूं। कभी भी, जब से मैंने नौकरी शुरू की है, मैं 8:30-9 बजे तक ऑफिस पहुंच ही जाता हूं। उससे मेरे कई साथी लोग परेशान भी रहते थे कि ये बिना बात के टाइम पे क्यों जल्दी इतना पहुंच जाते थे। उस दिन में यही था, मैं अपने घर से निकला, ऑफिस जा रहा था, तो अचानक मैंने मोबाइल में, अपने मोबाइल नहीं थे, वायरलेस सेट में सुना कि जो बॉम्बे बाजार के पास में जो चौकी थी, वहां वो लोग फोर्स मांग रहे थे कंट्रोल रूम से। मैं ये पटेल चौक के ही पास पे आ गया था इनफैक्ट जी। तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि आप जरा गाड़ी मोड़ के वहां से देखो, देखते हुए चलते हैं कि क्या हो रहा है। तो गाड़ी मोड़ी, हम लोग बॉम्बे बाजार चले गए। तो बॉम्बे बाजार से पहले वाला जो चौराहा है, वहां पे खड़े थे। जब देखा तो वहां पे आग लगा रखी थी। तो मुझे लगा कि ये तो कुछ आगजनी हो रखी है। कोई था नहीं वहां पे आदमी, पुलिस कोई खड़ी नहीं थी वहां पे। तो मैंने थोड़ा हिम्मत की, मैंने कहा गनमैन को, छेदीलाल जी को कहा कि आप निकलो, आपके पास गन है, हम दोनों चलो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। मैं आगे बढ़ने लगा। मुझे जो लोग यहाँ पे पुराने लोग हैं वो जानते हैं, टीआई ट्रैफिक थे मिस्टर वैस, वो मिल गए मुझे।
मैंने कहा भाई साहब जरा मेरे साथ चलिए आगे, कुछ लगता कुछ उनको नहीं पता था कि कुछ हादसा हो गया, कुछ आगजनी हो गई है, फोर्स मांग रहे हैं। जब मैं वहां पहुंचा बॉम्बे बाजार चौकी के पास, तो बताया गया कि भाई रात को कुछ पुलिस ने कार्रवाई की थी और उसके विरोध में बाला बेग के जो ब्रदर हैं जफर, उन्होंने पुलिस चौकी में पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की और पुलिस चौकी पे आग लगा दी। तो मैं थोड़ा खड़ा रहा, मैंने कहा नहीं बाला बेग का घर कहाँ, मैंने घर नहीं देखा था उस समय तक बाला बेग का। वहां बाला बेग जी को जानता था क्योंकि वो अमन कमेटी के मेंबर भी थे। वो पहले 84 में जब मैं यहाँ था, वो अमन कमेटी में आते थे, तो हम उनको देखते थे। हमें नहीं पता था कि बाला बेग जी क्या है, पर बाद में जब पता लगा कि इनका तो मतलब दो चेहरे हैं इनके, एक अमन कमेटी में भी आती है और एक ये यहाँ का अलग वो है। और फिर एक ऐसी छवि बनी हुई थी कि बॉम्बे बाजार के एरिया में 45 साल से लोग कहते थे पुलिस नहीं गई है, तो हमको भी थोड़ा बहुत लगता था कि भाई पुलिस नहीं गई है, कुछ तो कारण होगा यहाँ पे। मैं वहीं चौराहे पे खड़ा था, मैंने कहा चलो बाला बेग का घर, तब तक वहाँ एक पांडे जी हमारे सीएसपी होते थे, वो आ गए थे। मैंने उनको कहा कि बाला बेग जी का घर किधर है, उन्होंने कहा पीछे है सर गली में। मैंने कहा चलो गलते चलते हैं उसमें, तो वो मना कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मना करने की जरूरत नहीं, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, चल के बात करते हैं उनसे। तो मैं गया उनके घर के सामने, मैंने पूछा बाला बेग जी ऊपर खड़े थे 4th फ्लोर में, मैंने उनसे कहा बालाजी आप थोड़ा नीचे आइए। और मैं इधर को फेस कर रहा था, उनका मकान पीछे की तरफ था, इधर सामने टीआई वैस खड़े थे और पांडे जी फोर्स को बुलवा रहे थे। हम सिर्फ 3 आदमी वहां पे खड़े थे उस समय। बाला बेग जी जब नीचे आने के लिए कह रहे थे, वो वक्त लगा रहे थे, तो मैंने 1-2 बार पीछे देखा, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। 4th फ्लोर से किसी ने, जिसमें मसाला पीसते हैं, सिलबट्टा, जो बड़ा वाला होता है जिसमें पीछे वाले, सिलबट्टा, वो फेंका। तो मुझको तो दिखा नहीं, मैं तो इधर देख रहा था, पीछे की तरफ से फेंका। तो मेरे को उन्होंने टीआई वैस ने ऐसे करके हाथ से, उसने दिखा वो उधर मेरे को फेस कर रहे थे, आगे आगे तरफ खींच लिया। और मेरे पीछे जो गनमैन खड़े थे, वो मेरे पीछे पीछे आया, उनके सिर पे गिर गया। और उस हादसे में उनकी वहीं स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी। दुखद हादसा था मेरे लिए तो बहुत, मगर फिर हम लोगों ने बड़ा संयम से काम लिया। और उसके बाद बॉम्बे बाजार का, उस समय का बॉम्बे बाजार और आज, उसके बाद हमने पूरी जितने वहां पे जितने भी विकार थे बॉम्बे बाजार में, वहां क्या क्या होता था हम किसी को नहीं पता था, मगर काफी वहां प्रोस्टिट्यूशन होता था, वहां गैम्बलिंग डैन थे, सब खत्म करके तीनों भाइयों को जो नहीं करना चाहिए था कानूनन, हमने वो भी किया। बल्कि हमारे कई अधिकारियों ने कहा कि आप इनको बांध के क्यों सड़क पे पिटाई कर रहे हैं, कोई मीडिया वाले छाप देंगे। उस समय मीडिया भी इतना हाइपर नहीं होता था, क्योंकि किसी ने कहा कि, मैंने कहा आप जो छापेंगे तो छाप लो, एक मौका मिला है इनको यही ठीक करने का है। उसके बाद में हम लोगों ने पूरी कार्रवाई की, और मैं आपको ये बता दूं पूरी कार्रवाई में उसमें एक आदमी के खिलाफ पूरी इंदौर की जनता साथ खड़ी थी। एक ने भी, वो जो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि कार्रवाई जो की थी, मार पिटाई की है, उनके मैंने घुटने तोड़ दिए थे तीनों के, वो कानूनन गलत था। मगर एक आदमी ने भी, इंक्लूडिंग जो मेरे जिस कोर्ट में केस चल रहा था, जब मैं जज साहब को मिला, क्योंकि कोर्ट में हम खड़े हुए नहीं थे और मेरे एडवोकेट थे, कुलशेष साहब थे, जो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा नहीं पूरी जनता खुश है कि अच्छा किया है। तो जनता के साथ के कारण वो हुआ है, पुलिस ने तो अपना काम किया, अगर जनता साथ नहीं होती तो वो कभी नहीं संभव था। देखिए पूरा सभागार स्तब्ध होकर सुन रहा था, और ऐसा शब्द चित्र उस घटना का शायद इतने बरसों बाद खींचा गया कि उस वक्त भी हमने इसका ऐसा मिनट टू मिनट वाला वर्णन नहीं सुना होगा। और यही कारण रहा कि जब यहां से विदाई हुई थी इंदौर से दसमाना साहब की, तो 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला था, और वो अधिकारी बनकर आए थे और अभिनेता बनकर गए, ऐसी कुछ हेडलाइन भी छपी थी। सर ने याद किया, मैंने कुछ कटिंग्स भी निकाल के उस वक्त की दिखाई है। तो एक हीरोइक विदाई सर को दी गई थी इंदौर से, क्योंकि इंदौर से उतना प्रेम लगाव था, और कानून का राज कायम रखने के लिए असामाजिक तत्व गतिविधियां उस तरह की नहीं चलें शहर में, उस तरह का बीड़ा उठाया। वो विदाई के पल भी सर को याद होंगे, उसकी भी बात करेंगे। और उसी के साथ ये बात करेंगे कि पुलिसिंग से आप सीधे सर चले गए देश की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खुफिया एजेंसी रॉ में उसके प्रमुख बनकर, रॉ चीफ, बहुत बड़ा पद होता है। और चूंकि आप
को इंदौर ने अपनाया था, आपने इंदौर को अपनाया, तो इंदौर के लोगों को लगा कि शायद पौड़ी गढ़वाल में जितना जश्न मन रहा होगा उससे ज्यादा जश्न तो इंदौर में मना, कि इंदौर का सम्मान है कि इंदौर से निकला हुआ कोई अधिकारी इतने बड़े पद पे पहुंचा। तो सर ये रॉ के लिए मुझे लगता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत टफ होता होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत टफ होता होगा, और इससे जुड़ा सवाल ये भी कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं क्या उसी तरह की कोई चयन प्रक्रिया सीक्रेट एजेंट्स की और सीक्रेट एजेंसी के चीफ की होती है क्या? देखिए, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज, सभी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं, थोड़ा सा उनके काम करने का तरीका अलग होता है। जहां तक इसमें चयन का सवाल है, ये चाहते तो कई लोग हैं उसमें, पर आपका उसके लिए एप्टीट्यूड भी होना चाहिए इंटेलिजेंस सर्विसेज में काम करने का। उसका कारण, महज कारण ये है कि आपको मैं बताऊं, जब मैं इंदौर एसपी के बाद दिल्ली गया था 1993 में, तो पहले 6 महीने तक तो मैं खुद को भी अपने को एडजस्ट नहीं कर पाया था। ना उस समय सरकारी मकान मिलता था, ना हमारे पास गाड़ी थी, ना कहीं पे लिखा रहता था कि आप कौन हैं, उससे लिखा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ही नहीं, हर एक अधिकारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज में रॉ में थे, हम डीटीसी के बस से ऑफिस जाते थे और घर आते थे, एनोनिमिटी में, गुमनामी में पूरी नौकरी करते थे। यहां तक कि मैं आपको एक चीज ऐसी शेयर करना चाहता हूं जो कि मैंने शायद किसी अपने दोस्त को बताया होगा। मेरी सगी बुआ ने एक बार मुझसे, मेरी माँ से पूछा कि अनिल, मेरे को घर में अनिल ही नाम है मेरा, कि अनिल पहले तो कभी कभी मिलने भी आया करता था, अभी आजकल इतवार को भी नहीं आता मिलने, क्या बात है, और दिखता नहीं है, और कभी भी, और ये क्या इसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है? उनको ये लगा शायद कि या तो मुझको पुलिस से निकाल दिया गया है, क्योंकि ना पुलिस की वर्दी, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना कोई आदमी। तो उनको ये शक हुआ कि ये कौन सी ऐसी नौकरी कर रहा है कि जो 24 घंटे चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। और किस, मतलब वहां से इंदौर में उन्होंने मेरे को देखा था कि यहां से गए तो थोड़ा सा इनिशियल हिकअप्स थे, पर इंटेलिजेंस सर्विसेज में जो लोग जाते हैं, आपको बताएं, प्रक्रिया दोनों तरफ से होती है, पर यह चॉइस आपकी होती है। अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है तो आपको सरवाइव करने में बहुत डिफिकल्टीज होती है। और आपको ये भी बता दूं, इसमें सरवाइव करने के लिए आपका परिवार का साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी वाइफ, आपके बच्चे इस चीज को न समझें और ऐसे माहौल से जाएं जहां आपको बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज मिलती हैं, तो उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। बट ये एक हर एक के साथ नहीं, हर एक आदमी इस दौर से निकलता है। हम भी निकले, हमने भी 93 से दौर शुरू किया और धीरे धीरे करके नौकरी निकल गई। भगवान के दया से, कृपा से रॉ के चीफ भी बन गए। हमने तो नहीं सोचा था कि हम एक छोटे से गांव से निकल के इंदौर एसपी होके जाके जब हम वहां रॉ में जाएंगे तो रॉ में एक दिन हम रॉ के प्रमुख बनेंगे। 93 से लेके 17 तक मैं किस किस जगह में बहुत कम लोगों को मैं मिलता था, मगर एक जो बेसिक्स उसूलों पे काम किया, नियत ठीक रखी और भगवान की कृपा थी तो चीफ बन गए। और पर जो कुछ भी अचीव हुआ है उसमें इंदौर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। इंदौर भी आपको उसी शिद्दत से याद करता। ताली थोड़ी जोर की बजे, वो इंदौर को क्रेडिट दे रहे हैं। और रॉ का प्रमुख बनना कोई छोटी बात नहीं है। देश की इतनी बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसी जो कहीं गृह मंत्रालय वगैरह को नहीं, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, और उसका जो सामरिक महत्व है वो लोग जानते हैं। और आपने जो फिल्मों में देखा उससे बढ़ के है सर। लेकिन आजकल क्या, रॉ वगैरह के बारे में फिल्मों से ही जानकारी मिलती है। तो उड़ी फिल्म आई तो उसमें एक एनएसए साहब को दिखाया कि वो हर बार बात करके फोन तोड़ देते हैं। एक वो फैमिली मैन सीरीज में हमने चेल्लम सर देखे, वो बात करते हैं और सिम नाली में फेंक देते हैं। ऐसा सच में करते हैं क्या सर एजेंट लोग? देखिए, जो पहली बात, आप, हम भी कई लोगों को कहते हैं कि आप बहुत फिल्मी हो,
कई दोस्तों को नहीं कहते आप बहुत फिल्मी हो, तो फिल्म में जो किसी भी तरह की जो बातें बताई जाती हैं, फिल्म बनाने वाले भी समाज के पार्ट है, कुछ ना कुछ तो वो टिटबिट्स ऐसे ही इकट्ठा करते हैं, पर चूंकि उनको कॉमर्शियली उसको वायबल बनाना है तो उसमें कुछ थोड़ी बातें बढ़ा चढ़ा के की जाती हैं। जहां तक सवाल कि सिम तोड़ना, सिम हटाना, वो तोड़ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, पर प्रिकॉशंस के लिए ये सारे मेथड्स जो हैं कहीं ना कहीं से किसी ने उनको बताया है, उन्होंने सीखा है। कुछ चीज़ें हम लोग भी फिल्म से सीखते हैं, जो वो कुछ ज़्यादा बता के करते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये दोनों तरफ का वो है, पर फिल्मी दुनिया थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर है, ऐसा हकीकत में ज़्यादा होता नहीं है। हकीकत में थोड़ा एनोनिमिटी में रह के काम करना आसान नहीं है, मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, पद पता नहीं है, अर्दली होते नहीं है, सेवक नहीं है, और देश की सेवा के लिए उस तरीके का जीवन जीना पड़ता है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। मैं वापिस आऊंगा, ये चूंकि हम फिल्मों से समाज ज्यादा प्रभावित है, फिल्म बनती है तभी हमको पता लगता है कि बाजीराव पेशवा कौन थे, और फिल्म बनती है तभी हमको पता लगता है कि 120 बहादुर जो 62 में चीन की सरहद पर लड़े थे वो कैसे लड़े थे और कैसे हजारों चीनी सैनिकों को मारा। फिल्में नहीं बनेगी, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेयल हो जाता है, लेकिन पता फिल्मों से चलता है, उस पर आऊंगा। लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आजकल का जो अभी नरवणे साहब भी मंच पे थे, युद्ध आमने सामने का कम रह गया। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि यहां से हमको ब्रह्मोस चलानी पड़ी, हमने वहां के उनके सामरिक ठिकाने, और इस सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इंटेलिजेंस इनपुट की। और इंटेलिजेंस इनपुट के मामले में अब चूंकि सारा हम रशिया यूक्रेन का वॉर देखें तो इंटेलिजेंस इनपुट पे है, इजराइल हमास का देखें, वॉरफेयर ही चेंज हो रहा है। आपको लाखों सैनिक सरहद पे लड़ने के लिए कम चाहिए, सही इंटेलिजेंस और सही टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन चाहिए, और उसके ऊपर है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो आपकी इमेज और आपकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को आगे बढ़ाता है, और इस सब में इनपुट देती है इंटेलिजेंस एजेंसी। तो एक तरफ हम MI6 का सुनते हैं, CIA का सुनते हैं, KGB का सुनते हैं, मोसाद का सुनते हैं, और एक तरफ रॉ का सुनते हैं। दुनिया की जो बड़ी शीर्ष गुप्तचर एजेंसियां हैं उनके मुकाबले भारत की गुप्तचर एजेंसी किस लेवल पे है, हम लोगों का इंटेलिजेंस किस लेवल का है, कितने इक्विप्ड हैं, और इस तरह के वॉरफेयर के लिए इनपुट जुटाने के लिए हम कितने तैयार हैं। देखिए, आपने पहले जो कहा कि जो वॉर की जो प्रक्रिया है, टाइम के साथ अब ट्रेडिशनल तरीके से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाएंगी, और वो लड़ी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट होता था जब हम लोग पढ़ते थे या नौकरी शुरू की थी, जब हम कहते थे कि भाई देश की सुरक्षा, तो हमारा उस समय सिर्फ हम डिफेंस के परिप्रेक्ष्य में बातें करते थे। हम सुरक्षा को सिर्फ बॉर्डर सुरक्षा रखने की प्रक्रिया में तक शामिल करते थे। आज की लड़ाई बॉर्डर तक सीमित नहीं है। आज की जो लड़ाई है जी, वो काफ़ी बदल गई है। टेक्नोलॉजी की बदलने के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे कामों के लिए भी हुआ है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग बुरे कामों के लिए भी हुआ है। बिल्कुल। इसलिए आज के युग में आप कह रहे हैं कि इंडिया की जहां तक पोजीशन का सवाल है जी, मैं आपको बड़े मतलब उससे बड़े जिसे कहते हैं हक से और बड़े उससे बिल्कुल 100% उससे श्योरिटी से कह सकता हूं, इंडियन जो साइकी है उससे मेहनती आदमी दुनिया में कहीं नहीं है। आपके पास अच्छे से अच्छी मशीन, अच्छे से अच्छा औजार, क्वांटम कंप्यूटर आ जाए, साइबर टेक्नोलॉजी बदल जाए, AI कुछ भी हो जाए, जब तक अच्छा आदमी पीछे नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसमें भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है। आपको ये बता दें, आज 37% ऑफ CEOs इन USA आर इंडियंस। सारे इंडियंस हैं, और ऐसी छोटी छोटी जगह से इंडियंस आए हैं, क्योंकि बेसिकली उनका कारण यह है कि सब धरती से जुड़े हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइफ में बड़े क्लियर है, बड़ी मेहनत करके निकले हुए हैं, तो बड़ी सुलझे दिमाग से काम करते हैं। मैं आपको इस बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम एक प्रॉब्लम में उलझे हुए थे,
काफी दिन से उसकी समस्या का हल नहीं निकल रहा था। तो मैंने जो हमारी टीम थे उनको पूछा कि भाई इसमें आखिर में या तो इसको ड्रॉप कर दिया जाए सोल्यूशन को, या इसमें आगे बढ़ा जाए। जी। आपको बताएं, उसमें एक लड़का तिलक लगा रखा था लड़के ने। वैसे हम किसी को उसमें करता नहीं, उस दिन मंगलवार था मुझे याद है। तो उसने पहले ही उसको, जैसे हमने उसको, उसने कहा कि सर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैंने कहा बताइए। मैंने कहा आपका, पहले तो नाम बताया उसने, सब इंस्पेक्टर के लेवल पे आया था वो डायरेक्ट। बोलता सर मैं विक्रम यूनिवर्सिटी से उज्जैन से पढ़ा हुआ हूं। तो मुझे थोड़ा और उत्सुकता हुई कि उज्जैन का लड़का है, भाई इंदौर के बगल से आया, तो उसकी बात पूरी सुनी जाए। बात तो छोड़िए क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं, जो प्रॉब्लम हम 15 दिन से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उस लड़के ने कहा कि वो हिंदी में बात कर रहा था पूरी। उसने कहा साहब मुझे आप थोड़ी सी समझ में आइए, मुझे 3-4 दिन का टाइम दीजिए, और अगर मुझे आप मौका देंगे तो मैं कोशिश करूं। मैं आपको ये बता दूं, उस लड़के ने 3 या 4 दिन के अंदर, नेक्स्ट मंडे को जब मीटिंग हुई, वो जो प्रॉब्लम जहां हम फंसे हुए थे उसका सोल्यूशन निकाला। और आज भी वो इंस्ट्रूमेंट, उसका कोई विकल्प नहीं है। बताइए। आज भी उसका विकल्प नहीं है। उसी इंस्ट्रूमेंट को सब जगह यूज करते हैं सब लोग। तो इसलिए एक चीज जो मैं आप सभी लोगों से, जो मेरे कम से कम युवा साथी हैं, किसी भी सर्विस में हमें कोई डिबेटर नहीं चाहिए, हमें गुड ओरेटर नहीं चाहिए, हमें आदमी चाहिए मेहनती, हमें आदमी चाहिए जो लगन से काम करे। तो इस तरह से हमने देखा, बहुत बारीकी से, बहुत छोटे छोटे बैकग्राउंड से आके लोगों ने ऐसे काम किए हैं कि इंडिया किसी भी फ्रंट में, किसी भी, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सपोर्टेड बाय द मैन पावर, हम हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रह सकते हैं। तो भारतीय मेधा, भारतीय बुद्धि, भारतीय ऊर्जा ऐसी है कि दुनिया में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। और मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिला कि जो बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों के मैं नाम ले रहा था, ये कुछ भी करे, लेकिन भारत तैयार है, भारत का व्यक्ति तैयार है, और भारत खुफिया एजेंसियों के मामले में कहीं पीछे नहीं, क्योंकि अभी जो युद्ध हो रहा है वो उसी तरीके से हो रहा है। सर, ये कोवर्ट ऑपरेशंस वगैरह जो दिखाते हैं फिल्मों में, क्योंकि मैंने कहा एक फिल्मों का सवाल, अब समय की कमी है तो कुछ 1-2 सवाल करके पब्लिक से भी लेंगे। ये कोवर्ट ऑपरेशंस कितने फिल्मों में जो दिखाए जाते हैं उसमें कितना इसी तरीके से होते हैं? दूसरे देश में छुप के चले जाते हैं, कुछ बन के वहां रहने लगते हैं, या सालों चुपचाप उस देश में रहकर कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, या किसी को पकड़ के अपने देश की सीमा में ले आते हैं? दिखाते तो बहुत ज्यादा हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि फिल्म बनाने वाले भी इसी समाज का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं से उन्होंने इन सब चीजों को सुना है, देखा है, किसी न किसी ने उनको कुछ ना कुछ बताया है। अब उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश किया, वो अलग बात है। पर मैं आपको ये बता दूं, चूंकि एनोनिमिटी में लोग रहते हैं, आज भी कई लोग एनोनिमिटी के कारण, अपनी जॉब के कारण कई जगह बंद पड़े हुए हैं जेलों में। क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नहीं होता है, मगर चूंकि नौकरी है, नौकरी करनी पड़ती है। एनोनिमिटी के बिना काम हो ही नहीं सकता उसमें। आपको अगर करना है तो उनके साथ मर्ज होके वही काम, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। और लोग में मेहनत, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेहनत, लगन और देश के प्रति काम करने की इच्छा की कोई कमी नहीं है। इसलिए हमें हर एक फील्ड में सफलता मिली जाती है। सर, खुफिया एजेंसी में सबसे बड़े पद पर थे, और वो क्यों थे ये पता लगता है कि बात भी कह देते हैं इशारों में और खुलासा भी नहीं करते, आप समझ जाइए। तो उन्होंने इशारों में ही वो सब बता दिया जो मैं सुनना चाह रहा था। ये खूबसूरती है उस पद की, ओहदे की। मैं एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड सर के साथ करूंगा, क्योंकि जो खुफिया एजेंसी के व्यक्ति होते हैं या पुलिसिंग के व्यक्ति होते हैं, उनका जो दूसरा पक्ष होता है वो कम सामने आता है। और फिर हम 2-3 सवाल लेंगे। शहर की नुमाइंदगी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पीछे शिवाजी मोहिते साहब दिख रहे हैं, इधर रामेश्वर गुप्ता जी दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, और मुझे लगता है कि 2-3 सवाल उनके जहन में होंगे जो समय सीमा में हम आ पाए। ये जो कोशिश होती है सर प्रश्नों की, इसमें व्यक्ति के रूप में भी जानने की होती है, आपकी सबसे पसंदीदा पुस्तक कौन सी है जो आपने? देखिए, पुस्तक तो मैंने काफी पढ़ी है, पर एक पुस्तक जिसने मुझे काफी देश के बारे में और पड़ोसियों देशों के बारे में आइडिया दिया, वो था एक
एन आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ओके। वो स्टीफन कोहेन की बुक है जिसमें दिया हुआ है कि कैसे बना है देश। उसमें शुरुआत इंडिया से हुआ है कि किस बेसिस पे बना है और क्यों ये देश सक्सेसफुल नहीं हो सकता या नहीं हो रहा है। तो उसको पढ़ने से हमें काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो मेरे जहन में हर समय रहती। आइडिया ऑफ पाकिस्तान बाय स्टीफन कोहेन, ये भी एक इशारा ही है, आप समझ लीजिए, इशारों में बात करते हैं सर, तो वो काम हुआ होगा। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है सर? पहले भारत की और फिर दूसरी हॉलीवुड की। देखिए हॉलीवुड में सिर्फ फिल्म बहुत कम देखता हूं, पर मैं 3 इडियट मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, चलिए। क्योंकि आमिर खान जहां भी होंगे खुश हो रहे होंगे। नहीं, 3 इडियट अच्छी लगी। तो ऐसा है ना कि इडियट्स के बीच में देख रहे तो इडियट्स की पिक्चर अच्छी है। घरोली पिक्चर लगी, थोड़ा सा लगा कि नहीं। एनी हॉलीवुड मूवी दैट यू लाइक मोस्ट? हॉलीवुड मूवी मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं। तो ये आप ये सब देखते ही नहीं, मिशन इम्पॉसिबल वगैरह टाइप की जो जिसमें मैं देखा हुआ है, पर बहुत ज्यादा हमें पता रियलिटी क्या है इसमें। सबसे पसंदीदा अभिनेता कौन है आपका? अभिनेता आज के युग में जो अभी हैं, आज के युग में तो मैं आज भी आमिर खान को पसंद करते हैं। वाह। और अभिनेत्री सर सबसे पसंदीदा कौन सी है? अभिनेत्री में भी आप मेरे को तब्बू पसंद है आपको? अच्छा, तब्बू जी जहाँ कहीं भी हों, बहुत अलग तरह की चॉइस सर की अभिनेत्री के मामले में। घूमने जाने के लिए कौन सी जगह सर पसंद करते हैं? देखिए मैं मेरे परिवार इस बैकग्राउंड से आए। हमें बचपन से जब भी कहा गया कि आपको घुमाने ले जाएंगे, तो घुमाने ले जाने का मतलब मंदिर जाना है। क्योंकि पैसे होते नहीं थे किसी भी परिवार के पास में, मिलजुल के वो मंदिर ही लेके जाते थे कि चलिए छुट्टियां हैं 2-3 साल में, घूमने ले जाएंगे, तो मतलब आज किसी मंदिर में जाएंगे। तो मेरे को इसीलिए जो पहाड़ों में जो भी मंदिर के स्थान हैं और जो भी है, मैं आपको बता दूं, मैं बाय द वे इतना इससे हो रहा हूं कि मैं 11 ज्योतिर्लिंग देख चुका हूं, मेरा सिर्फ एक रह गया है। एक ही रह गया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि 12वां ज्योतिर्लिंग भी हो जाए, और महाकाल तो कई दफे कई बार हो गए। कृपा महाकाल की, महादेव की बनी रहे। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। भोजन में सर, चूंकि इंदौर में भोजन के बिना तो बात हो नहीं सकती। हम लोग भोजन, मतलब नासा में भी आदमी जाके आता है तो हम पूछते हैं भैया खाना कैसा लगा। देखिए मैं आज भी सुबह में जब उज्जैन में उन्होंने कहा कि इंदौर का पोहा जिसने खाया वो इंदौर के पोहे को नहीं भूल सकता। और इसका टेस्ट जो इंदौर में है वो कहीं है भी नहीं। हाँ, ऐसा बनता अगर हम घर में बनाने के भी प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में घर में झगड़ा ही होता है, तो इसलिए हम बात ही नहीं करते कि भाई ये मत बनाइए। तो पोहे के साथ जलेबी का आनंद लिया? वो तो पोहा जलेबी तो साथ चलता है ना इंदौर का। सर भी नोएडा में, अभी मैं भी नोएडा में हूँ। नोएडा में इंदौरी पोहे के नाम पे जो ठेले लगे हैं वो सब पोहे को बदनाम करते हैं। उनका नाम इंदौरी पोहा है, लेकिन उनको खाओ तो बिल्कुल, बल्कि ऐसा लगता ना खाएं तो ज्यादा अच्छा, इंदौरी पोहे के नाम पे। सर गाना कौन सा पसंद? म्यूजिक? तो म्यूजिक मैं गाने का बहुत शौकीन नहीं हूँ, बट स्टिल आई प्रेफर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। थोड़ा सा जो अच्छी फेवरेट सिंगर है आपका? कोई ऐसा? किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, या इनको तो पुराने किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफी तो सब एवरग्रीन सिंगर्स है, सभी की पहचान है। बट चूंकि हम लोग उस परिवार के बीच से निकले हैं कि जहां पे ये सब सुविधाएं न दी जाती थी न देखने दिया जाती थी, क्योंकि सिर्फ स्कूल, पढ़ाई और बस, और अगर घूमने ले जाना तो मंदिर। सर में जो अनुशासन आया कि 8:30 बजे दफ्तर पहुंच जाओ और बिल्कुल नाक की सीध में चलो, और उस अनुशासन समर्पण का ही ये भी प्रतिफल रहा कि वो इतने बड़े पद पर पहुंचे। वो ये भी पता लगता है कि दाएं बाएं नहीं देखा, फिल्में ज्यादा नहीं देखी, काम से काम रखा, लेकिन उसी का फल ये भी मिला। तो आजकल के जो रील्स में खोए हुए हैं, इंस्टाग्राम में खोए, सर कुछ मैसेज, देन वी विल ओपन अप द हाउस। कोई मैसेज जो लोग अब क्या ये रील में खोए रहते हैं, इनको लगता है रील में ही मशहूर हो जाओ। देखिए मैं कुछ भी हो, पर्टिकुलरली जो युवा पीढ़ी है और बाकी लोग भी हैं, जिंदगी में सब चीजें आपको मिल सकती हैं, वक्त दोबारा नहीं मिलेगा, तो वक्त की कदर करना सीख लो। जिसने वक्त की कदर नहीं की वो आपके पास कल नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं कि नहीं, हम कहते हैं ना कि इसको कल करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। वो तो इफ यू से लेटर दैट मीन्स नेवर, इट नेवर कम्स। तो वक्त की कदर करिए। एक दूसरा, जिंदगी में बेसिक 2 कॉन्सेप्ट रखिए, अहम और बहम।
दोनों मत रखिए। अगर आपके पास अहम होगा तो भी आप गलत निर्णय ले सकते हैं, और अगर अपने बारे में वहम होगा तो भी आप गलत हैं। तो इन चीजों से दूर रहिए। दूसरा, अपना जो सेल्फ है, देखिए अगर आपने सेल्फ को कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया, बिलिटिल करना शुरू कर दिया, तो उसकी तो कोई सीमाएं नहीं है। अपने को, आप अलग हैं, मैं अलग हूं, जयदीप जी अलग है, हम सब अलग अलग ढंग से बने हुए हैं। कोई किसी चीज में अच्छा है तो अपने को किसी से कम मत सोचिए। अगर आपने अपने को कम सोचा है किसी भी इस फील्ड में, तो आधी लड़ाई तो आप वहीं पे हार गए कि आप अपने को थोड़ा कम समझ रहे हैं। हमने अक्सर लड़कों में देखा है, कॉलेज के लड़कों में, कि ये तो अच्छे परिवार से है, वो अच्छे परिवार से, ये हकीकत है। पर आपको एक मौका मिला है, उस मौके को आप उठाइए फायदा उसका। और मैं आपको एक बिल्कुल विश्वास के साथ से कहता हूं, फैक्ट फिगर के साथ में, अधिकतर आजकल मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं, 75% से ज्यादा बच्चे मीडियम मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आते हैं सर्विसेज में, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं। वो इस बैकग्राउंड के नहीं होते कि वो अगर यहाँ सक्सेसफुल ना हो तो बिजनेस में चले जाए। तो उनके पास ऑप्शंस कम होने के कारण मेहनत से काम करते हैं, और जिन्होंने फोकस, मेहनत और बेसिक्स को क्लियर करके काम किया, तो वो वही आगे निकलते हैं। हम लोग अक्सर सोचते हैं लिमिटेशंस, बाधाएं सबके लिए है, पर ज्यादा बाधाएं आपके दिमाग में है। लिमिटेशंस, समस्याएं शुरू यहां से होती हैं। हम पहले ही किसी चैलेंज को, अगर आपके सामने कोई आता है तो उस समस्या को हम प्रॉब्लम समझ के, अगर आप किसी चीज को प्रॉब्लम समझेंगे जिंदगी में, तो आपके निगेटिव थॉट्स आएंगे। और उसी चीज को अगर एक आप चैलेंज समझेंगे जिंदगी में, तो आपको चैलेंज, कहते हैं अच्छा ये मेरे को चैलेंज मिला है, तो यू थिंक पॉजिटिवली। तो अपनी सोच पॉजिटिव रखो जिंदगी के प्रति, वक्त की कदर करो, किसी से आप कोई कम नहीं है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ कि वो अच्छा अंग्रेजी बोलता है, वो अच्छा डिबेटर है। भाई एक अच्छा डिबेटर एक अच्छा पेंटर भी है, एक अच्छा आर्टिस्ट भी है। सबकी रोल अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग रोल, सभी के रोल बड़े इंपॉर्टेंट है। जो रोल आपको दिया गया है उसको बड़ी मेहनत, बड़ी स्पष्टता और बड़े निर्भीकता से करिए। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप फोकस रहेंगे और बेसिक्स अपनी जिंदगी में क्लियर रखेंगे। एंड लेट मी टेल यू, कहते हैं एक स्टीफनसन है एक आदमी, वो कहता है, आपने एक स्पीच दिया था उन्होंने हार्वर्ड में, उन्हें कहता है इफ यू वांट टू फेल इन लाइफ, फेल बिग। फेलियर तो होता है जिंदगी में, अगर आप फेल होने से डर गए तो आप कुछ करेंगे नहीं। मैं अपने ऑफिसरों को भी कहता था कि भाई 2 डंडे ज्यादा मार देना। इनएक्शन इज ऑलवेज बैड देन ओवर एक्शन। अगर मुझे कोई कहे कि भाई मैं इनकॉम्पिटेंट आदमी हूं, मैंने कुछ नहीं किया, तो वो मेरे लिए बड़ा हीन बात होगी, बड़ी गलत बात होगी मेरे प्रति। बजाय अगर कहे कि भैया थोड़ा उतावले पर इन्होंने ज्यादा कर दिया, तो उसको आप ध्यान रखिए। फेलियर तभी आता है कि जब आप कुछ करते नहीं। अगर कुछ करेंगे नहीं तो फेलियर तो इंश्योर्ड है। कुछ करेंगे तो हो सकता है पास हो या फेल हो, वो तो जिंदगी का एक नियम है। जितना आप गुड़ डालोगे उतना आपको मीठा मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात सर ने कही। हम भी मत पालो, वहम भी मत पालो। मैं ये भी बता दूं कि सर अभी जो मैंने इसलिए कहा था सेवानिवृत्त कभी नहीं होते इस तरह के कर्मठ लोग, क्योंकि अभी IIM IITs में मोटिवेशनल लेक्चर्स भी सर देते हैं, और आपने उसकी वानगी भी देख ली है। समय बहुत कम है, 1-2 सवाल जल्दी जल्दी ले लूं और फिर हम धस्माना जी से जो बातचीत चल रही है दिलचस्प, उसको यहाँ विराम देंगे। 1-2 सवाल जल्दी जल्दी। Jain sir, जय। a young person who want to join Indian Intelligence Service today, what is a skill beyond academics or physical strength he should have? मैं आपको बताऊं, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? Sir, as usual, what you want to do? No. देखिए, बेसिक जो हमारे जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन तो आप सबको पता है। हर एक लेवल से हमारा रिक्रूटमेंट होता है। हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर लेवल पे भी होता है,
और डायरेक्ट एंट्री में भी हम ऑफिसर्स को लेते हैं जो कि यूपीएससी के थ्रू आते हैं, उनके थ्रू भी लेते हैं, नीचे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से लेते हैं। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट की ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि कोई अलग स्किल सेट चाहिए, पर मैंने आपको कहा है कि स्किल सेट के अलावा नहीं, ऐसे माहौल में क्या आप रहकर नौकरी कर पाओगे, ये आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। क्या आप एनोनिमिटी में रह के अगले 30 साल 35 साल 40 साल रह पाओगे, जब आपके घर में लिखा नहीं रहता कि आप कौन है, आप बताते नहीं हो आप कौन है, आप किसी फंक्शंस में नहीं जाते, तो ये तो आपको तय करना है। क्योंकि आजकल के जहां लोग शो ऑफ ज्यादा करते हैं, ऐसी नौकरी करने के लिए आपका एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। बाकी बेसिक स्किल्स तो ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है, उसमें कोई ज्यादा स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो फिल्मों वाला ग्लैमर नहीं है भाई। हाँ जी, माइक जरा साथी लोग सर, आई एम सुधीर भार्गव। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कराची के लिहारी में या लाहौर में हिंदुस्तान के डीएल में कोई ऑपरेशंस थे क्या? आपने तो लगता है धुरंधर पिक्चर देख ली। नहीं सर, वो छाई हुई है अभी धुरंधर। हाँ, किम डंतियां हैं, मतलब ये तो अभी देखने में आया, मगर वो क्या वो सही है या किम नहीं, डंतियां? आपको अच्छा लगा क्या? सर अच्छा लगा और ऐसा होना नहीं तो चाहिए। अच्छा लगा तो फिर सही होगा। थैंक यू सर। ये तो बड़ी हेडलाइन दी है सर ने धुरंधर फिल्म से जोड़ते हुए। हाँ जी, अगला सवाल। सर, मैं मनोज मालपानी। मेरा प्रश्न ये है सर, दुनिया भर की सीक्रेट सर्विसेज अलग अलग देशों में वहाँ की राजनीति को प्रभावित करती है, तो भारत में रा की इस मामले में क्या स्थिति है? क्या बोला? देश की राजनीति को भी सीक्रेट सर्विस। देखिए, कोई भी सिस्टम किसी भी कंट्री का, हर एक का अपना अपना रोल होता है और सब एक पैरामीटर्स के अंदर काम करते हैं। हम भी एक पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंग हैं। जो भी पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, हमारे पैरामीटर्स तय हैं, चाहे वो सीक्रेट सर्विस हो, चाहे वो पुलिसिंग की सर्विस हो। यहां पे भी वही हमें बताया गया था कि जो नियम कानून यहां पे हैं, वही नियम कानून हो सकता है, कानून नियम अलग अलग हों, मगर जहां तक इंटरफेरेंस का सवाल है, इंटरफेरेंस आप बहुत मिनिमल होता है। मैं आपको ये बता दूं, बहुत मिनिमल होता है। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि हम लोग ज्यादा कट ऑफ रहते हैं आम पब्लिक से, तो इंटरफेरेंस का चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। मेरे ख्याल से बस 2 और सवाल हैं जिसकी गुंजाइश है। मुझे इशारा मिल चुका है, लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, पर 2 आखिरी सवाल। सर हेलो सर, नमस्कार। इंदौर में स्वागत, वंदन और अभिनंदन। इंदौर लिट चौक में आपका स्वागत। मैं नकुल पाटोदी, आरक्षण विरोधी आंदोलन के संबंध में आपने पूछना चाहता हूं। आप इंदौर में थे और इंदौर में जिस आंदोलन की ऊंचाई थी, जिस तरह से आपने उसको हैंडल किया, कोई कैजुअलिटी इंदौर में नहीं हुई। लेकिन आज देश में कोई भी आंदोलन होता है, छोटी छोटी बातों पर कैजुअलिटी हो जाती है। तो देश के पुलिस प्रशासन को आपकी कार्य क्षमता का संदेश दें कि कम से कम अपने हक के लिए लड़ने वाले लोगों की हत्या ना हो। सर, वो एंटी रिजर्वेशन जो आरक्षण विरोधी आंदोलन इंदौर में हुआ था, आपने अच्छे से हैंडल किया, बट आजकल जो आंदोलन होते हैं उसमें कैजुअलिटी हो जाती है, मार दिया जाता है, डंडे से पिटाई हो रही है, घायल हो गए। देखिए, कोई भी जो इस तरह का आंदोलन या कोई भी ऐसी समस्याएं हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे हादसे उसमें होते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पहले भी और आज का भी प्रशासन, मुझे नहीं लगता कि कोई कभी किसी की कोई नियत है कि कोई भी ऐसा गलत काम करे जिसके कारण कोई कैजुअलिटी हो। समस्याएं बढ़ गई हैं, उसके प्रारूप बढ़ गए हैं और उसके तौर तरीके भी मुश्किल हो गए हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के कारण कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जो थोड़ा सा जहन में जो उनको स्वीकार करना मुश्किल होता है। अनफॉर्चुनेट बात है, होना नहीं चाहिए, मगर जहां तक संयम का सवाल है, इस पे संयम सभी तरफ से होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सिर्फ आप सोचते हैं कि इसी समस्याओं का
सोल्यूशन सिर्फ प्रशासन के हल से निकलेगा, मैं इसको थोड़ा सा मुश्किल काम समझता हूँ। नकुल भाई जवाब मिल गया होगा। ये रतन पाटोदी जी वाले प्रोफेसर हैं, कुश्ती पे पत्रिका भी निकालते हैं और बड़े मुखरता से बात। आखिरी सवाल है भाई यस साहब। सर, नमस्कार सर, इंदौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैंने आपके बारे में मेरे मम्मी पापा से बहुत कुछ सुना था, क्योंकि मैं जब छात्र जीवन में बहुत छोटा था, आपके उस ऑपरेशन को मेरे मम्मी पापा ने भी देखा है। और जिस तरह से अगर मैंने इतिहास पढ़ा है रानी लक्ष्मीबाई का, छत्रपति शिवाजी का, या बहुत सारे इतिहास जो हमारे हुए हैं, आज मुझे सौभाग्य मिला है आपको पहली बार सुनने का और देखने का। और उसी के साथ मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने कभी सिर्फ आपको आज तक समाचार पत्रों में आपका नाम पढ़ा है सर, मैंने आज तक कभी आपको देखा भी नहीं था। आज पहली बार सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आपको देख पा रहा हूँ और सुना भी, और आपके अच्छे विचारों को समझा भी। साथ ही साथ मैं उस ऑपरेशन की बात करता हूँ जो मेरे मम्मी पापा बताते हैं, तो मेरे मम्मी पापा उस समय इन शब्दों को नहीं जानते थे, लेकिन जो शायद सिंघम फिल्म अभी आई है, तो मेरे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि वो उस दौर के सिंघम हुआ करते थे आप। नहीं, तो इसी बात पर हम आज की इस चर्चा को विराम देंगे। हमारे जमाने में सिंघम फिल्म नहीं आई, लेकिन सिंघम वाले कारनामे हमने धस्माना जी के जरूर देखे इंदौर में। इंदौर उसी रूप में, उसी मोहब्बत के साथ, उसी शिद्दत के साथ आपको याद करता है। बहुत जोरदार तालियों से पहला पब्लिक उपस्थिति लिट चौक के मंच पर, और लिट चौक बहुत आभारी है अनिल धस्माना जी का, जिस तरीके से पूरी महफिल सर संजोई जाती है। हम लोग बहुत गौरवान्वित है कि आपने लिट चौक के मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। इंदौर के प्रति आपका स्नेह बना रहे, और इंदौर भरोसा दिलाता है कि आपके प्रति यह मोहब्बत हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।